हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th विज्ञान का मॉडल पेपर करेंगे, जो कि 2024 एग्ज़ाम जो आप लोग का होने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अभी हम लोग सेट 2 करेंगे। सेट 1 नहीं देखे हैं तो सेट 2 देख लेने के बाद सेट 1 देख लीजिएगा। टोटल अभी हम लोग 40 क्वेश्चंस करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाला है। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी पढ़ के अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सके। और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, हर एक क्वेश्चंस को एक एक करके देखते चलिएगा और समझते चलिएगा और याद करते चलिएगा बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा बच्चों, 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी। तो उसका जो जिसका 4D होगा क्षमता अवतल लेंस की, उसकी फोकस दूरी जो होती है बच्चों वो 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चंस को एकदम याद करते चलना है और समझते हुए चलना है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। तो उसकी जो क्षमता होगी ना बच्चों, वो पॉजिटिव का 2D हो जाएगा। ठीक है, किसका? जिसका फोकसांतर जो है 25 सेंटीमीटर होगा उत्तल लेंस का। ठीक है, ऐसे ही समझते चलना है क्वेश्चंस को और याद करते चलना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है तो वो कब बनता है बड़ा प्रतिबिंब? तो वो अवतल दर्पण जो होता है ना, अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है वो बड़ा बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। जैसे कि सामान्य नेत्र, जिसका आँख खराब ना हो जिस व्यक्ति का, तो वो मिनिमम कम से कम दूरी कितना देख सकते हैं? तो 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा सामने, आँख के सामने अगर जैसे मान लीजिए ये एक नेत्र है और ये 25 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 25 सेंटीमीटर है। इससे अगर किसी वस्तु को सामने लाया जाएगा, सामान्य नेत्र जिसमें किसी प्रकार का कोई भी बीमारी ना हो उस नेत्र में, तो सामने लाया जाएगा तो धुंधला दिखाई देगा। 25 सेंटीमीटर में वो सुस्पष्ट यानी अच्छा से देख सकता है। ठीक है, तो 4 का जो है वो डी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा, सॉरी 4 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं वह है। तो मानव नेत्र में जिस वस्तु पर प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे दृष्टिपटल कहते हैं बच्चों। ठीक है, 5 का डी हो जाएगा करेक्ट आंसर हमारा। 6 नंबर, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वो वोल्ट होता है बच्चों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये सब एकदम याद करते हुए चलना है आपको। ठीक है, 1000 वोल्ट से 220 वोल्ट वाट के, डब्लू है ना, तो ये वाट हो जाएगा और ये वोल्ट हो जाएगा कि विद्युत बल्ब के तनु का प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 484 ओम होगा। ठीक है बच्चों, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही हर साल लगभग पूछा जाता है ये क्वेश्चन, बहुत ही वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा आप लोग। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। उदासीन का मतलब होता है एक विद्युत परिपथ, घरेलू विद्युत, तो घर में जो हम लोग का एक रेड होता है और एक क्या होता है, ब्लैक होता है ना। तो वही पूछ रहा है, उदासीन रेड जो होता है वो पॉजिटिव होता है और वाइट ब्लैक जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव यानी उदासीन तार। तो उदासीन तार जिसमें कि करंट पास कम होता है, वो उदासीन का मतलब वो करंट पास ही नहीं होता है। ठीक है, एक रेड होता है और एक काला होता है। तो ये रेड हो गया और ये ब्लैक हो गया। ठीक है, तो ब्लैक तार होता है, उदासीन तार होता है। ठीक है, तो ब्लैक कहाँ है, काला, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9,
किसी युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। तो 9 का जो आंसर हो जाएगा वो विद्युत जनित्र जो होता है ना, वो इसका कार्य करता है, परिवर्तन कर देता है कुंडली को। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत जो है वो है सूर्य। ठीक है, सूर्य से हमें पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, पेड़ पौधा और हम जीवों को भी सूर्य से बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। अगर सूर्य का प्रकाश ना आए तो लगभग जी पाना मुश्किल हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। तो नाभिकीय ऊर्जा जो हमें प्राप्त होती है उसके लिए सबसे ज़्यादा जो आवश्यक होता है वो होता है यूरेनियम। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन बच्चों, निम्नलिखित में से किस देश को पवनों का देश यहाँ कहा जाता है? यहाँ कहा होगा, ठीक है, प्रिंट मिस्टेक हो गया होगा। किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? तो डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है बच्चों। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। 13 नंबर करेंगे, नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है ये महाराष्ट्र में उपस्थित है बच्चों। ठीक है, एकदम नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र, ठीक है, याद कर लीजिएगा, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में उपस्थित है बच्चों। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 करेंगे, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है तो क्या होता है बच्चों? इसका हरा होता है। ठीक है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये सब एकदम याद करते हुए चलिएगा आप लोग। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, ठीक है, के धुएं का रंग होता है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो धुआं का रंग होता है वो भूरा होता है। ठीक है, ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जल में घुलनशील क्षारक कहलाते हैं। तो जल में जो घुलनशील क्षारक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो क्षार कहलाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। 17 करते हैं, बेकिंग पाउडर है। तो बेकिंग पाउडर क्या है बच्चों? तो वो मिश्रण है, धातुओं का मिश्रण है बेकिंग पाउडर। लोहा, निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? यानी लोहा, निकेल और क्रोमियम से मिलकर जो मिश्र धातु बनते हैं उसे क्या कहते हैं? तो स्टेनलेस स्टील कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे, तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो अभी देखिए, तांबा और जिंक से जो धातु मिश्र धातु मिलकर बनते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे पीतल कहते हैं। यानी कि आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पीतल किन धातुओं से मिलकर बनता है? तो आप यहाँ पे तांबा और जिंक आसानी से बोल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, बेंजीन का अणुसूत्र है। तो बेंजीन का जो अणुसूत्र है वो क्या है बच्चों? C6H6। ठीक है, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 20 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 अबंधक होते हैं? तो किस में होते हैं? C3H4 में। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, कार्बन जो है 3 का है ना, C3। मेंडलीफ के आवर्त नियमों के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं उनके, तो क्या होते हैं? तो उनके जो होते हैं परमाणु द्रव्यमानों में होते हैं। ठीक है, 22 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं, आधुनिक आवर्त नियमों के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं उनके। ये 2 क्वेश्चंस रिपीटेड हो गए बच्चों। ठीक है, तो इसका भी बी हो जाएगा,
देखना पड़ेगा। इसका भी जो है ना 23 नंबर का भी बी हो जाएगा, परमाणु संख्याओं में। रिपीटेड नहीं है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। अणु जो आवर्त फलन होता है वो परमाणु संख्याओं के होते हैं, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये जो पूछ रहा है 24 नंबर क्वेश्चन, जो पेड़ पौधे जो श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी टूटने से कितने ऊर्जा मुक्त होती है, तो 3.5 केजूल, ठीक है, मोल, ठीक है। 24 नंबर हो गया। 25 नंबर, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो ऑक्सीजन के किस रास्ते से बाहर निकलता है, तो वो जल से बाहर निकलता है, जल से, क्योंकि जल में ऑक्सीजन होता है ना बच्चों। 26 नंबर क्वेश्चन, कौन सी नलिका वाहिन ग्रंथि है, तो कौन सी नलिका वाहिन ग्रंथि होती है, तो ये एड्रीन जो है ना, ये होती है वाहिन नलिका। 27 नंबर, वह संरचना जो उद्दीपिन की पहचान करती है कहलाती है, तो क्या कहलाता है, ग्राही कहलाती है, ठीक है। 27 हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन, पौधों में मादा युग्म को कहते हैं, तो पौधे में जो मादा युग्म होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे विनजार्ड कहते हैं, ठीक है। उभयलिंग जंतु कौन है, तो उभयलिंग जो जंतु होते हैं उसमें घोड़ा, हाथी, हाइड्रा और मछली, तो इनमें से उभयलिंग जो होते हैं वो हाइड्रा होते हैं, ठीक है, हाइड्रा। याद रखिएगा, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया है, तो प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत है वो बच्चों वो किसने दिया है, तो वो डार्विन ने दिया है, ठीक है। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इकतीस नंबर, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी, तो ये जो पुस्तक है बच्चों वो डार्विन ने लिखी है, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चंस करते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं, तो वो जो होते हैं वो उत्पादक होते हैं, ठीक है। 32 का ए हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है, तो इसमें हमें बताना है कि उत्पादक कौन है, तो वो घास है, ठीक है। ये 33 का, ठीक है, याद रखिएगा कौन है उत्पादक, तो वो घास है। वन संप्रदा का एक उदाहरण है, तो वन संप्रदा का जो उदाहरण है वो क्या है, लकड़ी है, ठीक है। वन संप्रदा का, वन में क्या पाया जाता है, मिट्टी, ठीक है, तो सबसे बड़ा उदाहरण जो हो जाएगा वो लकड़ी हो जाएगा, लकड़ी ही नहीं सबसे ज़्यादा पाया जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था, तो किसको संरक्षित करना था, तो मिट्टी, वृक्ष, जल, इनमें से सभी। तो चिपको आंदोलन जो हुआ था बच्चों वो आप लोग पढ़े होंगे, तो वन को संरक्षण करना था। वन जो पेड़ थे उसमें पेड़ से लिपट गए थे, अंग्रेज जब आए थे तो वो पेड़ को काट रहे थे ना, तो आप पढ़े होंगे चैप्टर में, तो उसमें बड़ा अच्छा से बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। चिपको आंदोलन से बहुत क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, ठीक है। तो हम हर सेट में चिपको आंदोलन का 2 क्वेश्चंस करवा रहे हैं, ठीक है। सेट 1 भी देख लीजिएगा आप लोग, सेट 2 कर लेने के बाद। ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत क्या है, तो ऊर्जा का जो प्रारंभिक स्रोत है वो है कोयला, ठीक है। प्रारंभिक स्रोत क्या है। 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो वायु भी प्राकृतिक संसाधन है, जल भी, मृदा भी और जीवधारी।
ये भी, ठीक है। तो इसमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चंस में हमारा कि कौन नहीं है, तो मृदा जो है ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है। मृदा से तो ये नहीं बनता है कुछ। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है, तो टिहरी बांध जो है वो किस प्रदेश में है, ये भी क्वेश्चंस इस तरह से भी क्वेश्चंस को पूछ सकता है। तो उत्तराखंड में टिहरी बांध है, ठीक है बच्चों। 39 नंबर क्वेश्चन, वन संरक्षण का उपाय। नए वृक्षारोपण द्वारा वनों की कटाई पर रोक, जनसंख्या वृद्धि पर रोक, इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वन संरक्षण, वो सभी हो जाएंगे डी। ये सभी इम्पोर्टेंट है वन संरक्षण के लिए। 40 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध सोना का व्यक्त किया जा सकता है, तो शुद्ध सोना का जो व्यक्त किया जा सकता है 24 कैरेट, यानी कि इस तरह से भी शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, इस तरह से भी क्वेश्चंस आपके पास पूछे जा सकते हैं। तो शुद्ध सोना जो होता है वो टोटल 24 कैरेट का होता है, ठीक है बच्चों। और आपको बता दें कि शुद्ध सोना का जेवलर या फिर कोई भी चीज़ें नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में उस टाइम पाया जाता है, ठीक है। पूरा लिक्विड नहीं होता, थोड़ा लिक्विड फॉर्म में होता है, इसमें कुछ चीज़ें मिलाई जाती है, उसके बाद ही आभूषण बनाया जाता है। शुद्ध सोना का आभूषण नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो अभी बच्चों हम लोग टोटल 40 क्वेश्चंस कर चुके हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। जो लोग वीडियो पूरा देखें उसको बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।